नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, इस वक्त प्रदेश में कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी हो या फिर आईएनएलडी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रही हो। संसद हो या फिर विधानसभा हो, दोनों ही जगह वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता प्रियदर्शनी जी हमारे साथ हैं। मैडम, आपका स्वागत है। सैनी साहब नमस्कार। मैडम, अगर इस वक्त हम प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है मनरेगा को लेकर है। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों ने महात्मा गांधी से जी राम जी पर आ गए? देखिए, पहली बात तो कि जो विपक्ष, यानी कि मेरा मतलब है, मैं यहाँ पे संबोधित कर रही हूँ कांग्रेस पार्टी को, और यहाँ पे मैं संबोधित कर रही हूँ सो कॉल्ड इंडी गठबंधन, जो कि अब इंडी गठबंधन रहा भी नहीं है, उनको कर रही हूँ। जो इसमें जो मूल आत्मा है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मनरेगा की जो स्थिति कांग्रेस के समय में थी, पहले हमें उस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। नाम क्या था, क्या नहीं था, इसका भी मैं विस्तार में आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे मूलभूत बात यह है कि जहाँ पे हम मजदूर भाइयों को सशक्तिकरण देने की कवायद कर रहे हैं, यहाँ पे इनको कांग्रेसियों को दिक्कत ये है। इनको दिक्कत ये है कि हम राम के नाम पर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि राम का नाम आते ही राहुल गांधी और गांधी नेहरू परिवार को दिक्कत हो जाती है। खुद गांधी, मैं आपको बताऊं, मैंने एक आरटीआई निकलवाई थी। एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उनसे वो थे, हमारे साथी थे, उन्होंने निकलवाया था। आपकी जानकारी के लिए, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, 700 से 800 ऐसी जगहें हैं, ऐसे नाम हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, और ये 700 से 800 जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट, सरकारी इंस्टीट्यूट हैं और सड़कें हैं, जो कि इन्होंने गांधी या नेहरू नाम के नाम पे करवा रखी थी। मतलब कि ये सिर्फ ब्रांडिंग का काम करते हैं। और जब आज हम राम के नाम पर मजदूर भाइयों को सशक्तिकरण देने की कोशिश कर रहे हैं, 100 दिन पहले मजदूरी मिलती थी, उसमें भी कोई ऐसा मैंडेटरी, मतलब कि ऐसा कोई नहीं था कि इनको मिलना ही मिलना है। उसके बाद पैसे की भी दिक्कत होती थी कि पैसा कब मिलेगा मजदूर भाइयों को। इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही कि ये 100 दिन से 125 दिन हो गए हैं। इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही कि आज जिस पेमेंट के लिए वो धक्के खाते थे और बिचौलिया होते थे, उसमें अपना कमीशन लेते थे, आज ठेकेदार कमीशन लेता था, आज डायरेक्टली सरकार उनके खातों में डाल रही है। इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि मूल आत्मा को छोड़ के अगर राम पे प्रहार करेंगे, तो जब जब आप इस देश में राम पे प्रहार करेंगे, तब तब ये जनता जनार्दन है आप पे प्रहार करेगी। क्या ये गांधी पे प्रहार नहीं है? गांधी पे कैसे प्रहार? गांधी जी तो खुद ही जब उनकी मृत्यु हुई थी, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, कि जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, उन्होंने खुद ही है राम बोला था। उनका आखिरी शब्द ही है राम था। जिसने उसको गोली मारी वो कौन था? नाथूराम गोडसे थे। उसका संबंध किससे था? नाथूराम गोडसे का मैं आपको बताऊं, ये भी लोगों को मैं बताऊं जानकारी नहीं है। अब मैं अब इसकी भी जानकारी दे देती हूँ आपको कि नाथूराम गोडसे का आरएसएस से कोई संबंध नहीं था। पहली बात, हिंदू विचारधारा से था, और हिंदुत्व विचारधारा तो हिंदू राष्ट्र के हैं। अगर हम यहाँ भारत में पैदा हुए तो हमारी विचारधारा अगर हिंदू है तो हिंदू नहीं होगी तो और कौन सी विचारधारा होगी, आप मुझे बताइए ना। और कौन सी विचारधारा हमारी होनी चाहिए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। इटली की विचारधारा तो हमारी हिंदुस्तान में होके नहीं हो सकती है ना, वो तो सिर्फ राहुल गांधी के ननिहाल की हो सकती है। हमारी विचारधारा तो भारतीय है, भारतीय सभ्यता है, हिंदुत्व है, और भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। मैडम, दूसरी तरह मैंने काफ़ी सारी आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आप लोग बार बार सवाल उठाते हो कि इसमें करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। एक आप रट लगा रहे हो, लेकिन ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि अगर इसमें इतना करप्शन था तो 11 साल तक आप लोगों ने क्या किया? 11 साल तक आप लोगों ने इस करप्शन को रोका क्यों नहीं? पहले कदम क्यों नहीं उठाए? देखिए, अक्सर हमसे ये सवाल, जब मैं डिबेट्स में भी रहती हूँ तो ये पूछते हैं कि 11 साल तक आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों ने ये क्यों नहीं किया, आप ये क्यों नहीं किया। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये जो दीमक 70 साल से लगातार हमें खाए जा रही थी। आज ये कोई बात नहीं करता है कि आज हम सावरकर जी की बात, आपने जावड़े जी की बातें सुनी थी, सावरकर जी के बारे में बता रहे थे, और उन्होंने यही बात बोली कि अगर 2 दिन अगर आपको घूमना पड़ जाए ना वहां काला पानी में, तो आपको पता लग जाएगा। नेहरू जी को वहां पे 5 स्टार फैसिलिटी दे रखी थी जेलों में भी। उनके कुर्ते लंदन से आते थे, और ये कोई मैं नहीं बोल रही हूं, कैथरीन फ्रैंक की किताब पढ़ लीजिए,
कैथरीन फ्रैंक की किताब है, जो इंदिरा गांधी के ऑटोबायोग्राफी है, उसमें डिटेलिंग में लिखा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये रिसर्चर्स बोल रहे हैं, लोग बोलते हैं, उनके ऑटोबायोग्राफिस्ट बोल रहे हैं कि भाई लंदन से उनके कुर्ते सिल के आते थे, यहाँ पे आम नागरिक नंगा घूम रहा था, भुखमरी थी हिंदुस्तान में, और इनको सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करनी थी, और ये चाटुकारिता ही अंग्रेजों की करके यहाँ पे ब्रांडिंग करके। और महात्मा गांधी खुद, प्रियंका गांधी ने बोला जी महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं है। तो जी आपके परिवार के नहीं है तो फिर आपने गांधी नाम क्यों लिया? क्योंकि आपको भी मालूम था कि देश की आत्मा जुड़ी हुई है गांधी नाम से। आप तो गांधी नहीं थे, आप तो गांधी नहीं है, आपने तो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर ली थी। उसको बचाने के लिए, उस राजनीति को बचाने के लिए, अपने राजनीतिकरण करने के लिए आपने उस गांधी नाम को अडॉप्ट किया है। मैडम, कांग्रेस वाले सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चंडीगढ़ हरियाणा का है या नहीं? देखिए, चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा का है। इसके पीछे मैं आपको बताऊं कि जब चंडीगढ़ पंजाब का बंटवारा हो रहा था, मैं आपको बताऊं, तब ये हुआ था कि हिंदी भाषी जितने भी प्रदेश हैं वो हमारी तरफ आ जाएंगे, हरियाणा में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, पंचकुला के पास एक अंबाला में एक गांव है जो कि पंचकुला को भी टच करता है, मैं उन गांव का नाम भूल रही हूँ। उस गांव में जितने भी तहसील हैं, ठीक है, वो पंचकुला के अंदर ही आते हैं, और चंडीगढ़ बिल्कुल उसका पार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा भाई और छोटे भाई का जो फर्ज निभाना चाहिए वो हमेशा सदैव हमने निभाया है और आगे भी निभाएंगे। और पंजाब जो है, पंजाब की भी रिश्तेदारी हमारे यहाँ है, हरियाणा की रिश्तेदारी पंजाब में है। तो मुझे लगता है कि मिलजुल के हम सब एक साथ रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर केंद्र सरकार ने जमीन देने से मना क्यों कर दिया हरियाणा को? देखिए, केंद्र सरकार ने क्यों, मैंने इसकी कुछ, पंजाब ने कहा कि हमारी बड़ी जीत है। नहीं, बड़ी जीत, देखिए वो कुछ भी बोले, वहां पे भगवत मान जी तो बोल रहे हैं जी मेरे को ड्रोन बनाने की तकनीक बताओ। वह भगवत मान जी की बातों का आप क्या, मुझे एक पपेट मुख्यमंत्री हैं वो, ठीक है। वहां पे जो मेन मुख्यमंत्री है वो वहां पे, जैसे यहाँ पे शीश महल बना के अरविंद केजरीवाल बैठे थे, वहीं पे भी शीश महल बना के वहां पे बैठे हुए हैं। तो उनकी बातों को आप सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि हम में से कोई भी सीरियसली, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता और कोई भी कार्यकर्ता उनकी बातों को सीरियसली लेता ही नहीं है। उनके यहाँ एक अफसर, एक क्लर्क भी उनकी बातों को नहीं सीरियसली लेता, तो हम कहां से ले लेंगे भगवत मान की बातों को? केंद्र ने मना क्यों किया जमीन के लिए? देखिए, बहुत सारे इसमें टेक्निकल चीजें होती हैं। क्या चुनाव का मामला है? क्या पंजाब में चुनाव का कोई मामला नहीं है। देखिए, बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं जिसको सही समय पे सरकार अपना निर्णय लेती है। सरकारें जो काम करती है, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ जब मुझसे ये पूछते हैं सवाल कि सरकार ये क्यों नहीं करी, सरकार यूं नहीं करी, सरकार सारे काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके बारे में आप और कोई भी बात बोल सकते हैं, लेकिन इस पे कोई भी दो राय नहीं है। हमारे विपक्षी भी हमारी इसमें तारीफ करते हैं कि वी आर वेरी गुड इन एडमिनिस्ट्रेशन, वी आर वेरी गुड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब हमें लगेगा कि हमारे पास पर्याप्त चीजें हैं, पर्याप्त सुविधाएं हैं और किसी भी राज्य को दिक्कत नहीं हो रही है, केंद्र की जिम्मेदारी सिर्फ एक राज्य के प्रति नहीं होती है, वो एक माँ की तरह होती है जिसको अपने सारे बच्चों को प्यार करना होता है। तो जब लगेगा कि पर्याप्त चीजें हैं तो पर्याप्त समय पे पर्याप्त डिसीजंस लिए जाएंगे। हरियाणा में नौकरियों को लेकर इस समय काफी बवाल देखने को मिल रहा है। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जो HPSC के जो चेयरमैन बनाए गए हैं, तो क्या हरियाणा में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है कि जो चेयरमैन बन सके? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो कि आपने जो ये दो प्रश्न पूछे आपने एक्चुअली, तो रोजगार की जहां तक बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री एक ऐसे नायाब मुख्यमंत्री हैं, नायाब सिंह सैनी जी की मैं जितनी तारीफ करूं वो उतनी कम है, कि जिसको कहते हैं पहली कलम से उन्होंने पहले शपथ बाद में ली, उसके बाद पहले अपॉइंटमेंट लेटर उन बच्चों के दिए और उन बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा दिए। तो रोजगार की तो बातें हमें नहीं करनी चाहिए इसमें, कि जो मुख्यमंत्री अपनी शपथ ग्रहण से पहले उसको इसकी फिक्र थी कि उन बच्चों की नौकरियां लग जाएं, तो मुझे लगता है इस कहते हैं ना प्रमाण की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि ऐसा नहीं है, हर पद की गरिमा होती है, हर पद के लिए अपना एक व्यक्ति विशेष होता है। और हरियाणा तो बहुमुखी प्रतिभाओं का प्रदेश है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग मेडल भी लेके आते हैं। ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जिसको कहते हैं ना एक से एक व्यक्ति अपने आप को बेहतर तरीके से करता है। तो ऐसी बात नहीं है, जब जहाँ जिसको आवश्यकता होती है वहाँ पे फिट किया जाता है। मैंने पिछले दिनों काफ़ी सारी लिस्टें आई हैं, अगर हम बात करें तो बिजली विभाग की भी हैं, इरिगेशन विभाग की भी हैं, जज की भी आई थी, तो उनमें 70 से 80% बच्चे जो हैं बाहर के लगाए जा रहे हैं। तो क्या जो हरियाणा का बच्चा UPSC क्लियर कर सकता है, तो क्या
हरियाणा बच्चा हरियाणा टेस्ट क्लियर नहीं कर सकता। सैनी जी, अब आप कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ठीक है। पहली बात तो कि 70 से 80, क्योंकि मैं देखिए प्रवक्ता, हमारे पास सबसे ज्यादा डेटा रहता है, ठीक है, और सरकारी डेटा रहता है। पहली बात, दीपेंद्र हुड्डा ने कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ-साफ बोला, वो तो कुछ भी बोलते हैं। देखिए वो तो उनका काम है, विपक्ष का काम है, दीपेंद्र हुड्डा जी का तो काम है कि वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। 70 से 80% उनको सरकारी आंकड़े मालूम है, वो तो सरकार से ही गायब है, तो उनको सरकारी आंकड़े नहीं मालूम है। लेकिन हम सरकार में, हमें सरकारी आंकड़े मालूम है। हाँ, मैं बोलती हूँ कि हाँ, कुछ बाहरी भर्तियां हुई हैं, लेकिन ये बाहरी भर्तियां सिर्फ हरियाणा में नहीं हो रही हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में भी जाओगे तो उत्तर प्रदेश में भी अभी 9 जजों की भर्तियां हरियाणा के बच्चों की हुई हैं। अगर आप दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली पुलिस में आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं हमारे हरियाणा के बच्चे हैं। तो क्या ऐसा, देखिए, आप भारत को आप डिवाइड मत करिए। भारत एक संगठन, आप तो भगवतमान वाली बातें कर रहे हैं। भगवतमान भी जैसे बोलते हैं कि भैया पंजाब का अपनी पुलिस कर दो, पंजाब का सब कुछ अलग कर दो, मुझे बम बनाने की तकनीक दे दो, ये तो वही बातें हो गई ना। भारत एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो जब हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं तो इसका मतलब कि संगठित भारत है। भारत दिल्ली भी है, भारत हरियाणा भी है, भारत उत्तर प्रदेश भी है, भारत केरला भी है, और भारत हर जगह है। तो अगर हरियाणा के बच्चों की उत्तर प्रदेश में नौकरी लग रही है, तो अगर एक आधा की यहाँ पे लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खासा बुराई है। लेकिन हाँ, प्राथमिकता हमारी भी अपने बच्चों को ही लेके है। मैडम, एक जिस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम 2030 में गुजरात में होने हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के आते हैं, तो हरियाणा मेजबानी क्यों नहीं कर सकता? देखिए, बिल्कुल कर सकता है और बिल्कुल हमारे अंदर सारी ताकत है। लेकिन अगर मेजबानी कहीं भी करें और मेडल हमारे बच्चे लाएं, ये मजेदार बात नहीं है। आप ये बताइए, क्या अगर यहाँ पे होता है, क्या हौसला नहीं बढ़ेगा खिलाड़ियों का? हौसला तो उनका, देखिए खिलाड़ी की, मैं खुद खिलाड़ी रही हूँ सर, खुद कबड्डी खेली हूँ, नेशनल्स खेली हूँ, मुझे मालूम है। खिलाड़ी जगहों पर निर्भर नहीं करता, ना उसका हौसला इस पे निर्भर करता है कि मुझे कहाँ खिलाया जा रहा है, कहाँ खिलाया जा रहा है, कहाँ पिलाया जा रहा है। वो जुनूनी होता है। खिलाड़ी होता है, उसको आप कहीं भी खिलाड़ देंगे, कहीं भी धूप में ले जाएंगे, कहीं भी कर देंगे, उसको अपना मकसद होता है उस गेम को जीतना, ना कि उसको मकसद होता है कि गुजरात। ये सब पत्रकारों के, कहते हैं ना, मुझे माफ करिएगा शब्द बोलना बड़ा, षड्यंत्र होते हैं। ये खिलाड़ी के नहीं होती, खिलाड़ी की ये मानसिकता नहीं होती है। मैडम, पिछली बार आपका हमने जब इंटरव्यू किया था तो आपने एक सवाल उठाया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, आपने कहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल करते थे। लेकिन अभय चौटाला ने कहा है कि सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर तो बीजेपी वाले हैं, हर जगह अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, और जो हांसी को जिला बनाया गया है वो भी वहां पर जो बहना एमएलए हैं उनकी ज्यादा जमीन है, इसलिए इसको जिला बनाया गया है। अभय चौटाला जी के बारे में देखिए मैं क्या बोलूं। देखिए, जिस परिवार में ही इतने मतभेद हो, जो अपने परिवार को ही संगठित ना कर पाए, वो भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े परिवार को कैसे समझ पाएगा? आप ये सोचिए ना, कि जिनके परिवार में खूट हो रही है, एक दूसरे के लिए बयान देते हैं। हम जब रोज डिबेट में जाते हैं तो जेजेपी वाले और इनेलो वाले प्रवक्ता ऐसे लड़ते हैं जैसे कि एक दूसरे की कौन सी भैंसें इन लोगों ने चुरा रखी हो। तो मैं बता रही हूँ कि इनकी तो बातें छोड़िए। दूसरी बात कि अभय चौटाला जी बोले या चौटाला परिवार बोले, तो हमें ये बात भूल नहीं जाने चाहिए कि उनके जो प्रमुख हैं वो सदा कहते हैं ना, पहली बार भारत इतिहास में शायद ऐसा हुआ होगा कि एक ऐसे नेता, इतने सीनियर नेता जो सजा काट के आए हैं। तो हमें इस पे बात करप्शन पे नहीं करनी चाहिए। जहां तक हमारी बात करें तो हमारे केंद्र के मंत्री, हमारे सीनियर नेता, माने जो पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने तो अपनी पुश्तैनी जमीन भी दान में दे दी। जिस व्यक्ति ने पुश्तैनी जमीन भी दान में दे दी, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है, कमाल कर रहे हैं। और मैं बताऊं, जो मैंने ये बात बोली थी, मैं आज भी बोल रही हूं कि हुड्डा साहब ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया। 2008 से लेके 2011-12 तक का आप डेटा निकाल लीजिए। आप सीनियर पत्रकार हैं, आपको भी मालूम है कि किस किस्म से 6 महीने के अंदर किसानों से जमीनें खरीद ली गई जबरदस्ती, उनको जोर जबरदस्ती करके, और उसके बाद विद इन 6 महीने के अंदर उसका सर्कल रेट बढ़ा दिया गया। सर्कल रेट क्यों बढ़ाया? और वो भी 200% सर्कल रेट 6 महीने में बढ़ता है कहीं भी, लेकिन ये इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और जो ईडी और करप्शन के उनके ऊपर चार्जेस हैं, एक ना एक दिन बापू बेटा दोनों अंदर जाएंगे। और ये मैं नहीं बोल रही, वहां उनकी पार्टी से आए हुए नेता भी यही मानते हैं। मैडम, एक आपके जो नेताओं के बयान है वो संयमित नहीं रहते। अगर बात करें रामचंद्र जांगड़ा की हम बात कर ले, उन्होंने कहा कि जो जातिवाद का बीज जो थे देवलाल ने बोया,
पानी खाद बीज उसमें चौटाला ने डाला, हुड्डा उसे पीक पर ले गए। अगर हम राम कुमार गौतम की बात कर ले तो किस तरीके से वो बयान दे रहे हैं। मनीष ग्रोवर का देख लीजिए, मैं जाट के घर में पैदा नहीं हुआ। राजकुमार सैनी का बयान देखिए, उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो क्या ये मान लें कि बीजेपी जो है जाट वर्सेज नॉन जाट की राजनीति करती है? क्या बीजेपी जो है जातिवाद के नाम पर जहर घोल रही है प्रदेश के अंदर? नहीं, देखिए पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जो है जातिवाद की अगर राजनीति करती तो फिर तो हमें फिर उन्हीं जिलों में काम करती भारतीय जनता पार्टी, या उन्हीं जिलों में सबसे ज़्यादा सरकारी फंड आता जहाँ पे उनके जातिगत जहाँ पे उनको ज़्यादा वोट मिले हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, 2019 के चुनाव में सिरसा नू में हमारी कोई सीटें नहीं आई थी, कोई एक विधानसभा में एक भी विधायक हमारा इन दोनों में से नहीं था। ठीक है, आप देखेंगे, आप डेटा निकाल लीजिए, सरकारी डेटा निकालिए, सबसे ज्यादा फंड हमारा इन दोनों जिलों में गया है। तो इसका मतलब कि हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। इसका मतलब हमारी मकसद ये नहीं है कि हम इस जिले का नहीं करेंगे, इसका नहीं करेंगे, ये जाति का नहीं। तो हुड्डा साहब के समय में होता था, पर्ची खर्ची जाती थी, जो पर्ची देता था, जो खर्ची देता था, खर्ची समझ ही रहे हैं आप, ठीक है, जो खर्ची देता था उसका स्वागत होता था, जो नहीं होता था, और उसमें भी पूरा जिला नहीं होता था, वो एक पर्टिकुलर एक गांव है जो कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, सबको मालूम है वो गांव कौन सा है, जो यहाँ पे दर्शक भी सुन रहे होंगे वो भी कौन सा गांव, उसी गांव से, उसी एक सरनेम से सारे लोग, जो दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम से मिलता जुलता सरनेम कोई है, तो वो उसी सरनेम से ही सारे लोगों को नौकरियां लग रही थी। क्यों भाई पूरे रोहतक में लोग नहीं है, सोनीपत में नहीं है, झज्जर में नहीं है, हम तो झज्जर में बैठे, झज्जर के लोगों को नौकरियां नहीं चाहिए। तो फिर ये बताइए ना, जातिवाद की राजनीति और जातिवाद का जहर कौन घोल रहा है? ये आपके नेता बयान क्यों दे रहे हैं बार बार इस तरीके के? हमारे नेता देखिए जो पार्टी के ऑफिशियल बयान पे हमें जाना चाहिए। नेता अपने अक्सर इंटरव्यूज देते हैं और आप पत्रकारों लोगों की आदत होती है कि उसको तोड़ मरोड़ के, अभी मैं भी कुछ बोलूंगी आप उसका एक बाइट दिखा देंगे और बोलेंगे कि मैंने ये बात बोली। नहीं, ऐसा नहीं होता है। किस संदर्भ में क्या चीज आपने सवाल पूछा, किस संदर्भ में उन्होंने जवाब दिया, इसमें बहुत निर्भर करती हैं बातें। और जो पार्टी के ऑफिशियल, जैसे किसी कोई ड्यूटी दी जाती है या प्रवक्ता होते हैं, मुझे लगता है वो पार्टी का ऑफिशियल बयान होता है। जो पत्रकार, जो मीडिया हेड्स होते हैं वो देते हैं, तो वो ऑफिशियल बयान। मैडम, एक अजय चौटाला का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, आपने भी सुना होगा, हाँ, जेंजी वाला। नेताओं को सड़कों पर दौड़ाकर पीटा जाएगा, उनको भगाया जाएगा, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं बताऊं, अराजकता फैलाने की राजनीति चौटाला परिवार ने शुरू से की और आज उन्हीं के घर में अराजकता फैल गई। कहते हैं ना, अपने जो दूसरों के घरों में आग लगाने की कोशिश करते हैं, एक दिन अपने घरों में उनके आग लग जाती है। पहले अपना घर संभाल लें, उसके बाद दूसरों को दौड़ा के पिटवाएं। मैडम, दिग्विजय चौटाला ने कहा कि नायब सैनी जो है एमएलसी बनने के लायक भी नहीं है, वो तो नरेंद्र मोदी के नाम पर चल रहा है। किसने बोला? दिग्विजय चौटाला ने। किसने बोला? दिग्विजय चौटाला। उनके नाम से चौटाला हटा दें तो आपको लगता है कि उनको कोई पूछेगा? आप बताइए ना इस बात का जवाब देते हैं, ठीक है। पहले उनसे पूछिए कि अगर चौटाला हटा देंगे तो उनके नाम के आगे तो क्या वो चुनाव कौन सा जीतेंगे, मुझे ये जानना है, पहली बात। दूसरी बात, उनको ये भी जानकारी नहीं है कि हरियाणा में तो एमएलसी बनता भी नहीं है, पहली बात तो उनको ये भी जानकारी नहीं है। बताइए, इसे कहते हैं मैं जो बोलती हूँ ना कि ये राजकुमार और राजकुमारियां हैं, ये राजकुमार और इनको जमीनी हकीकत से कुछ नहीं मालूम है। जो जमीनी हकीकत सैनी जी आपको या मुझको पता होगी ना, इनको नहीं पता होगी। इनको नहीं पता होगा गांव देहात में कैसे करते हैं। ये तो ब्लैक कॉफी पीने वाले लोग हैं, हमारी जैसी दूध वाली चाय नहीं पियेंगे। तो इनकी बातों को आप सीरियसली मत लीजिए। पहले ये खुद कहीं का चुनाव जीत जाए, चौटाला नाम हटा के उसके बाद बात करेंगे नायाब सिंह सैनी जी के बारे में। जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं, मंडल की राजनीति आती है उनको, जिले की राजनीति आती है, प्रदेश की राजनीति आती है, संगठन में मजबूत पकड़ है। मुख्यमंत्री ऐसा हरियाणा का आज तक नहीं देखा जो 24 घंटे अवेलेबल हो। 24 घंटे अवेलेबल होने वाला मुख्यमंत्री मुझे लगता है हरियाणा के इतिहास में पहली बार है। मैडम, एक आप लोग एक लाडो लक्ष्मी योजना स्कीम लेकर आए हैं। चुनाव के वक्त आप लोगों ने कहा था कि सभी महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे, लेकिन अब उस स्कीम को आप टुकड़ों में किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं कि पहले कहा कि भाई 1 लाख की आए, अब सीएम साहब कह रहे हैं कि 70-80% जो बच्चे नंबर लेकर आएंगे उनको मिलेंगे। तो ये क्या मामला है? क्यों आप सबको क्यों नहीं दे रहे इसका लाभ? नहीं, देखिए मैं आपको बताती हूँ, लाडो लक्ष्मी योजना को 4 फेजेस में बांटा गया है, ठीक है। चुनाव के वक्त ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए, जब चुनाव के समय में यह योजना थी, हम कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन पे तो कोई बातचीत नहीं थी ना। तो अब मैं बताती हूँ, इसको 4 फेजेस में बांटा गया। हरियाणा की हर महिला को मिलेगा, लेकिन आपको नहीं लगता सैनी साहब, या मुझे नहीं लगता, आज मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, व्यापार कर रही हूँ, मुझे वो 2100 अगर जो है
वो अगर 4 साल बाद भी मिलेंगे या नहीं भी मिलेंगे तो मुझे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। सच बताऊं तो मुझे 4 साल बाद भी नयाब सिंह सैनी की सरकार देगी 2100 मेरे अकाउंट में, तो मैं तब भी धन्यवाद बोलूंगी, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कुछ सोशल वर्क में लगा देंगे। लेकिन एक महिला जो गांव में है, जिसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, एक ऐसी महिला जो जिसको कहते हैं ना, एक दादी, हमारी नानी, जब हमारे यहाँ हरियाणा में प्रथा होती है, जब बेटी घर आती है तो उसको कुछ दिया जाता है जाने से पहले, ठीक है। अब उस महिला को अपने पति या अपने बेटे पे निर्भर नहीं होना पड़ता, वो अपने बटुए से निकाल के पैसा दे देती है। तो वो मुझे लगता है जो वो वंचित वर्ग है, मुझे लगता है हमें पहले उसे देखना ज़्यादा ज़रूरी है, और उस वंचित वर्ग को आज अपलिफ्ट करना, उसको बढ़ावा देना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि जो ऑलरेडी सुरक्षित हैं, जो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। अब हुडा नाम जी या चौटाला नाम एक ऐसे इंटाइटल्ड नाम है, ये तो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, लेकिन इनको दिक्कत ये है कि एक आम व्यक्ति, एक किसान परिवार से आया हुआ व्यक्ति इस इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। उनको दिक्कत ये होती है कि भाई एक चाय वाला इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, एक ग्लोबल आइकॉन कैसे बन सकता है। तो प्रॉब्लम यह है कि हमें पहले जो वंचित वर्ग है उसको उभार के लेके आना चाहिए, उन वंचित महिलाओं को लेना चाहिए, उसके बाद बाकी सबकी बारियां आएंगी। मैडम एक आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या तीसरी बार बीजेपी सेटिंग से बनी है? हुड्डा के साथ सेटिंग करके? हाँ, सेटिंग ये हुई है, ईडी का डर दिखा के? नहीं, सेटिंग ये हुई है, सेटिंग एक तो शब्द मैं बताऊं, ये जो कांग्रेस, ये कांग्रेसी शब्द है सेटिंग, ठीक है, क्योंकि इनको यही आता ही था, यही करना ही आता है इनको लगता है कि जनता से प्यार करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ सेटिंग से चीजें हो जाती, इसलिए ये इसी सेटिंग से बाहर है, इसी सेटिंग से इनको जनता ने बाहर कर रखा है। सेटिंग से कुछ नहीं होता है, मैं बताऊं, जनता के साथ हमारी सेटिंग है, जनता प्यार देती है, जनता जनार्दन है, और सबसे बड़ा प्यार जो आपको दे सकती है वो जनता दे सकती है। इतना बड़ा मैंडेट मिला है, शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेसियों को, इनका खुद का संगठन नहीं था। मैं जब डिबेट में जाती थी तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि भारतीय जनता पार्टी की तो किसी से लड़ाई नहीं है, कांग्रेस तो अपने आप में ही लड़ रहा है, और आज देखिए बात सिद्ध हो गई। तो चलिए दोस्तों, तस्वीर आपके सामने है पूरी तरीके से। जो आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार सेटिंग से बनी है, हुड्डा और बीजेपी के अंदर सेटिंग हुई है, लेकिन यहां पर बीजेपी का साफ तौर से यही कहना है कि जनता का प्यार है, जनता की इज्जत है, और जनता ने उन्हें वोट दिया है, इसलिए उनकी सरकार तीसरी बार बनी है। मैडम, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक